बच्चों अब देखिए, हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम के लिए एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया जाता है, ठीक है। और ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है इसमें हाइड्रोजन गैस को भरा जाता है। ये लौकी थोड़ा टेढ़ा बन गया, सीधा लौकी बनाते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस को यहां भर देंगे। अब हमारे सामने प्रश्न क्या उठता है, अब हमको ये लॉजिक तो समझ में आ गया, पर हाइड्रोजन एटम में उसको कैसे अप्लाई करेंगे। देखिए पहली चीज ये है कि हाइड्रोजन एटम के पास जब एक ऑर्बिट होता है तो उसमें इतने सारे ऑर्बिट बने कैसे। एक्चुअल में क्या होता है कि जो हाइड्रोजन एटम है वो हाइड्रोजन एटम के पास केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। यहां पर केवल एक हाइड्रोजन एटम नहीं है, बहुत सारे हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, एक हाइड्रोजन एटम नहीं है, बहुत सारे हाइड्रोजन एटम है। और हर हाइड्रोजन एटम को बराबर एनर्जी नहीं मिल रही है, हर हाइड्रोजन एटम को बराबर एनर्जी नहीं मिल रही है। हाइड्रोजन एटम जो इलेक्ट्रोड के पास है उनको अलग एनर्जी मिल रही है, जो उससे दूर है उनको अलग एनर्जी मिल रही है। तो जिन हाइड्रोजन एटम्स को ज्यादा एनर्जी मिल रही है उनकी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से ज्यादा हाइट में पहुंच जाएंगे, और मतलब ज्यादा दूरी पर पहुंच जाएंगे न्यूक्लियस से। और जिनको कम एनर्जी मिल रही है वो फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड या थर्ड ऑर्बिट में आएंगे। कहने का मतलब ये, आप एक चीज गौर कीजिए कि जो मैं 80 स्टूडेंट्स का ग्रुप पिछले वीडियो में लिया था, पिछले वीडियो और ये दोनों वीडियो को आप देखेंगे तभी आपको बातें समझ में आएंगी, एक वीडियो से बात समझ में नहीं आएगी। तो पिछले वीडियो में मैंने जो कहा था कि 80 स्टूडेंट्स को 10-10 के 8 ग्रुप में बांट दिया मैं। मान लीजिए 80 के 80 स्टूडेंट्स पूरा बराबर फूंक मारते तो क्या होता, एक ही लेवल बनता, 8 लेवल नहीं बनता। 8 लेवल क्यों बना, क्योंकि सब अलग अलग फूंक मार रहे थे इसलिए 8 लेवल बना। एक बात तो पहली बात क्या कि जो 80 स्टूडेंट्स है सब बराबर ताकत से बॉल को नहीं फूंक रहे थे, अलग अलग ताकत से बॉल को फूंक रहे थे। अपना अपना ग्रुप, हर ग्रुप अपना अलग अलग ताकत से बॉल को फूंक रहा था, इसलिए बॉल का अलग अलग लेवल बना। एक चीज। दूसरी बात, यदि केवल एक स्टूडेंट रहता और एक ही खिलौना रहता तो 8 लेवल बनते ही नहीं, एक ही लेवल बनता, चाहे वो इस साइड में बनता, चाहे इस साइड में बनता, चाहे इस साइड में, पर एक ही लेवल बनता, कोई भी एक। क्योंकि अगर एक स्टूडेंट रहता तो एक खिलौना होता और एक बॉल होती, तो एक ही हाइट में रहता, यहाँ 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 यहाँ, कोई भी एक हाइट बनता। बोलो हाँ कि ना। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये कई जो लेवल बन रहे हैं इसके पीछे दो कारण है। पहला कि एक स्टूडेंट नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट है। दूसरा, सब बराबर ताकत से फूंक नहीं मार रहे हैं, कोई कम कोई ज्यादा। बिल्कुल वही चीज यहां पर है। अगर एक हाइड्रोजन एटम होता तो केवल एक ऑर्बिट बनता, पहला या 9वां या 8वां कुछ भी। लेकिन एक से ज्यादा ऑर्बिट इसलिए बना क्योंकि केवल एक हाइड्रोजन नहीं था, बहुत सारे हाइड्रोजन एटम इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर में थे। दूसरी बात ये कि हाइड्रोजन एटम अब अलग अलग, बहुत सारे एटम है, ठीक है समझ में आ गया, पर बहुत सारा ऑर्बिट क्यों बन रहा है। उसका कारण ये है कि जो हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रोड के पास में है वो जो एनर्जी ले रहा है, और जो इलेक्ट्रोड से दूर है वो जो एनर्जी ले रहा है, डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। जो ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं वो हायर ऑर्बिट बनाते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन तो यहां था, तो ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो पहले से 9वें और आगे पहुंच गया। जो कम एनर्जी लिया वो पहले से दूसरे में पहुंचा, जो थोड़ा ज्यादा एनर्जी लिया वो तीसरे ऑर्बिट में। कहने का मतलब ये, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर बहुत सारे हाइड्रोजन एटम हैं और सभी हाइड्रोजन एटम इक्वल अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं। जो ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लोअर एनर्जी लेवल से एकदम हायर एनर्जी लेवल पर पहुंच जाते हैं। जो कम एनर्जी ले रहे हैं वो थोड़ा लोअर ऑर्बिट बनाते हैं, और कम और लोअर, और कम और लोअर ऑर्बिट। तो डिफरेंट। तो क्या बेसिकली कारण क्या हो गया कि इतने सारे ऑर्बिट क्यों बन गए। इतने सारे ऑर्बिट इसलिए बन गए क्योंकि जो हाइड्रोजन एटम है वो एक सिंगल हाइड्रोजन एटम इसके अंदर नहीं है, बहुत सारे हाइड्रोजन एटम है एक बार, और हर हाइड्रोजन एटम इक्वल अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। कोई कम एब्जॉर्ब कर रहा है, कोई ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है। जो कम एब्जॉर्ब कर रहा है वो लोअर ऑर्बिट बना रहा है, जो ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है वो हायर ऑर्बिट बना रहा है। सर इतनी बात तो हमको समझ में आ गई कि अलग अलग लेवल बन गया, पर अब सर आप ये बताइए कि यदि किसी घर में एक कमरा है और वो इंसान बोल रहा है मैं दूसरे कमरे में सो रहा हूं, तो जब घर में एक ही कमरे तो दूसरे कमरे में सो रहा है मतलब वो घर के बाहर सो रहा है सर।
फिर आप इसमें 9 ऑर्बिट कैसे बना दिए, एक बात। और दूसरी बात ये कि आप अगर 9 ऑर्बिट बना दिए तो वो तो फिर मतलब वो तो निकल गया भाई। जब घर में एक कमरा है और वो दूसरे कमरे में सो रहा है, मतलब घर से बाहर चले गया, तो ये हाइड्रोजन एटम है, पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन था, तो दूसरे में गया, तीसरे में गया, 9वें में चले गया। तो जब 9वें में चले गया सर तो बाहर निकल गया सर, वो वापस कैसे आया सर? पहले से अगर कोई इलेक्ट्रॉन 9th ऑर्बिट में पहुंच गया तो वो वापस कैसे आया, तो वो वापस क्यों आया, ये मैं आपको बताता हूं। अगर आपको याद होगा तो पिछले वीडियो में बताया था क्रिस वाली बात कि अगर हम लोग फेंकेंगे बॉल को तो हम इतनी ताकत से नहीं फेंक सकते कि बॉल के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसको खत्म कर दें। मतलब हम लोग जो फेंकते हैं वहां तक ग्रेविटेशनल फोर्स लगे रहता है, तो बॉल क्या है नीचे तक, मतलब उसको अपन फेंकते हैं तो बॉल पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगते रहता है, बॉल क्या आती है नीचे आ जाती है, वापस आ जाती है। लेकिन अगर क्रिस उस बॉल को, फुटबॉल को मारेगा तो इतने ताकत से मारता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जहां तक वर्क कर रहा है उसको भी पार कर देता है, इसलिए वापस नहीं आता। ठीक, तो आखिर अगर ये इलेक्ट्रॉन पहले से 9वें ऑर्बिट में जा रहा है तो 9वें ऑर्बिट से इसीलिए वापस आ रहा है क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन खत्म नहीं हुआ है। मतलब उसको एनर्जी दिए तो पहले से 9वें में जब गया तो भी उसको इतनी एनर्जी नहीं मिली थी कि उस पर इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन खत्म हो जाए। इतनी बात क्लियर है? अब इसी चीज को मैं आपको एक कैलकुलेशन से क्लियर करके बताता हूं तो आपको बात समझ में आएगी कि मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, चलिए देखें। जैसे मान लीजिए की बात है, अब जो हम लोग कैलकुलेशन करने जा रहे हैं वो नॉर्मल एनर्जी का जो फॉर्मूला है उसी में आप देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, हम लोग कल ये पूछे थे, फॉर्मूला एक निकाले थे, किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के लिए जो फॉर्मूला है वो ये है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के लिए फॉर्मूला। ठीक है, इसको ऐसा लिख देता हूं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। इसके लिए फॉर्मूला हम लोग लिखे थे -13.6 n स्क्वायर जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, पर अगर हम लोग बोलेंगे एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, तो देखिए इसके लिए क्या फॉर्मूला है, 13.6 n स्क्वायर जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। देखिए यहां पर साइन नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव। यही चीज मैं आपको बता चुका हूं कि किसी ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -50 है तो उस ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए +50 एनर्जी लगेगी। मतलब किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है और उस ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसका जो फॉर्मूला होता है सेम होता है। बस अंतर यह है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अगर निकालना है तो माइनस आएगा और इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट से निकालने के लिए एनर्जी है तो प्लस आएगा। ठीक, अब हमारे मन में प्रश्न है कि पहले से आखिरी इलेक्ट्रॉन 9वें ऑर्बिट में गया तो इलेक्ट्रॉन निकला क्यों नहीं। अब आप एक चीज गौर कीजिए कि 9वें ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, अगर अपने को पहले ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो हाइड्रोजन एटम के पहले ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो कितनी एनर्जी लगेगी। फर्स्ट ऑर्बिट बोला इसलिए n की वैल्यू 1 हो गई और हाइड्रोजन एटम के लिए 1 स्क्वायर हो जाएगा, मतलब है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। मतलब इतनी एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी अगर हाइड्रोजन एटम को मिलेगी तो हाइड्रोजन एटम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक, इतनी बात ठीक है। अब आप ये देखिए कि पहले और 9वें ऑर्बिट के बीच एनर्जी डिफरेंस कितना है। ये पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हम लोग निकाले थे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कल अपन सॉल्व कर चुके हैं। इसमें जैसे पहले ऑर्बिट के लिए हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट के लिए जैसा अपन निकालेंगे तो है ना, और 9th ऑर्बिट के लिए निकालेंगे। ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में हाइड्रोजन एटम के लिए 9th ऑर्बिट के लिए निकालेंगे तो n की वैल्यू 9 हो जाएगी। ठीक है, और जेड स्क्वायर हाइड्रोजन एटम के लिए z की वैल्यू 1 हो जाती है। तो कुल मिला के कितना जाएगा 13.6 डिवाइडेड बाई 81 तो आ रहा है 0.167 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब देखिए समझिए मेरी बात, फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, अगर n की वैल्यू 1 रखूंगा, हाइड्रोजन एटम में z तो 1 है, n की वैल्यू 1 रखूंगा तो फर्स्ट ऑर्बिट मतलब E1, फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -13.6 है और 9th ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -1.76 है। ठीक है, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से 9th ऑर्बिट में पहुंचा,
फर्स्ट ऑर्बिट से 9th ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन पहुंचा है तो उसके बीच डिफरेंस कितना है, मतलब अगर यहां से इलेक्ट्रॉन, ऐसा लिख लीजिए 9th ऑर्बिट है ना, -167, ठीक है। तो फर्स्ट से 9th में पहुंचा तो वो 13.43 आ रहा है इसका डिफरेंस सॉल्व करने से, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट, यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन है, हमारे मन में पहला प्रश्न क्या था कि हाइड्रोजन एटम में इतने सारे ऑर्बिट क्यों बने। उसका आंसर क्या हुआ कि डिस्चार्ज ट्यूब में जो हाइड्रोजन एटम है, हर हाइड्रोजन एटम बराबर एनर्जी नहीं ले रहा है, कुछ कम एनर्जी ले रहा है, कुछ ज्यादा एनर्जी ले रहा है। पहली बात, डिस्चार्ज ट्यूब में एक सिंगल हाइड्रोजन एटम नहीं है, बहुत सारे हाइड्रोजन एटम है। अगर एक सिंगल हाइड्रोजन एटम होते तो एक ही ऑर्बिट बनता, चाहे पहला या 10वां या 100वां, पर बहुत सारे हाइड्रोजन एटम है, एक कारण। और दूसरा कारण ये कि हर हाइड्रोजन एटम इक्वल अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। जो ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है वो हायर ऑर्बिट बना रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन जो एटम कम एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है उसका इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट बना रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरा हमारे मन में ये प्रश्न आता है कि सर पहले ऑर्बिट, हाइड्रोजन एटम के पास तो एक ही ऑर्बिट होता है, तो पहले ऑर्बिट से निकलने के बाद अगर इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट या तीसरे ऑर्बिट या 9वें ऑर्बिट में गया तो वो इलेक्ट्रॉन एटम से निकला क्यों नहीं, वो 9वें में जाने के बाद भी वापस क्यों आया, उसका कारण समझिए। तो अब हम लोग ये देखें कि पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी थी, 9वें ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी थी। यदि इलेक्ट्रॉन पहले से 9वें में पहुंच भी गया तो वो कितनी एनर्जी लिया, -13.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए पहले ऑर्बिट से, आप ये निकाले एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए पर्टिकुलर ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकालना था, n की वैल्यू 1 लिखे। तो फर्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी चाहिए, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना चाहिए, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर पहले से 9वें में पहुंचा तो कितने एनर्जी लेके पहुंचा, 13.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब ये कि अगर पहले ऑर्बिट से 9वें ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पहुंच भी जाता है तो वो केवल इतनी एनर्जी लिया, मतलब इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उससे कम एनर्जी लिया है। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंच भी जाएगा अगर, तो भी उस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन खत्म नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितना चाहिए था, ये तो इन दोनों का डिफरेंस लिखा है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए था। पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया तो कितनी एनर्जी लिया, इतना। मतलब अगर पहले से 9वें में कोई इलेक्ट्रॉन चला भी गया है तो उसको इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी नहीं मिल पाई है। मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं एटम की ग्रेविटी से, एटम के न्यूक्लियस की ग्रेविटी से आप इलेक्ट्रॉन को फ्री नहीं कर पाए हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन 9वें से वापस पहले ऑर्बिट में या किसी भी नीचे ऑर्बिट में आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। क्योंकि अब आप एक चीज गौर कर लीजिए, n की वैल्यू आप कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो, n की वैल्यू वो इतना नहीं आएगा, ठीक है, n की वैल्यू इतनी नहीं आएगी। मतलब जब आप डिफरेंस निकालेंगे ना, जैसे दो ऑर्बिट के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो पहले ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इतनी चाहिए एनर्जी, ठीक है। तो आप पहले से 9वें में ले जाओ या पहले से 1000वें ऑर्बिट में भी ले जाओगे ना, तो जो एनर्जी आएगी वो इससे कम ही आएगी आपको। मतलब ये कि किसी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन तभी निकलता है जब इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट से कहां पहुंच जाए, इंफिनिटी में पहुंच जाए। तो 1000 तो इंफिनिटी से बहुत छोटा है ना, ठीक है, क्लियर है बात, ठीक है। तो अगर किसी ऑर्बिट में जाके अगर इलेक्ट्रॉन वापस आ रहा है तो इसीलिए वापस आता है क्योंकि उसको उतनी एनर्जी नहीं मिली होती है जितनी उसको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए। तो किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकलता कब है और वापस नहीं आएगा, जब उसको उसकी आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर इलेक्ट्रॉन मिल जाए। अब देखिए, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बना लिया, इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बना लिया, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन उसको मिलेगा वो किसी दूसरे एटम से मिलेगा। उसका इलेक्ट्रॉन जो निकल चुका है उसी को वापस कैच नहीं कर लिया अपनी ग्रेविटी के कारण, मतलब अपने न्यूक्लियर अट्रैक्शन से कैच नहीं किया, वो उस अपने ही इलेक्ट्रॉन को नहीं लिया, वो किसी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को लेगा। क्यों? क्योंकि उसका तो इलेक्ट्रॉन, उसके इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का अट्रैक्शन आप खत्म कर चुके हैं। जैसे सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकला, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकला और वो Na+ बन गया, तो आप सोडियम को इतनी एनर्जी दे दिए जितना इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए। तो सोडियम से जो इलेक्ट्रॉन निकला उस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन खत्म हो चुका है, तो वही इलेक्ट्रॉन सोडियम के पास वापस नहीं आ रहा न्यूक्लियर अट्रैक्शन से। समझ रहे हैं मेरी बात? तो वो कौन आएगा? दूसरा आएगा। जैसे मान लो क्रिस हूं मैं क्रिस हूं, मैं फुटबॉल कितने जोर से मारा कि वो ग्रेविटी को पार करके बाहर चले गया,
फिर भी एक फुटबॉल आया, तो वो फुटबॉल नहीं आएगा जो मैं मारा था, वो एलियन एक तो फेंकेगा ना, वो आएगा इधर। समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है, तो वही चीज है। यहां तक क्लियर है मैं क्या बोला? तो कहने का मतलब ये हो गया कि पहले से 90 के बाद भी वापस क्यों आ रहा है, क्योंकि उसको पहले से अगर 90 में पहुंच भी जाता है इलेक्ट्रॉन तो उसको इतनी ही एनर्जी मिलती है, जबकि निकलने के लिए कितनी चाहिए थी? इतनी एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको मैं कुछ बातें बता दिया। इसी टॉपिक को भी और आगे बढ़ाते हैं, तो केवल एक्सप्लेनेशन था, जो आपके दिमाग में प्रश्न उठता, शायद आप पूछते भी नहीं मेरे से, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा ऐसा होता है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसलिए मैंने क्लियर किया। आगे इसी में जो हमको और आगे पढ़ना है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ।